नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया है, जो ईपीएफओ के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था वो 2016 का किया था। आज हम लोग करने वाले हैं 2012 का। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपने कोर्स में मैंने आपको ग्रामर के रूल्स जो वोकैबुलरी करवाई थी, उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर मुझे और भी इस तरह के प्रीवियस ईयर्स पेपर, क्योंकि मैंने एक हिंट दिया था आपको कि लास्ट ईयर के पेपर्स आप जितने भी ज्यादा सॉल्व करेंगे उससे ज्यादा आपका मजबूत इंग्लिश, और जो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है आजकल लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज में ग्रामर और वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाते हैं तो आपके कम्युनिकेशन के लिए, और या आपने कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत जरूरी होती है। तो जब एक ऑफिसर बनना चाहते हैं आप, तो डिफरेंट लोगों से बात करेंगे। कभी फॉरेन में जा सकते हैं या स्टेट वाइज अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी लोकल लैंग्वेज में वो बात हो, शायद वो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज में बात होगी। इसी वजह से हमारे एग्जाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन रखा गया, या कोई भी इवन एग्जाम होता है उसमें बिना लैंग्वेज के उस एग्जाम्स को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एप्टीट्यूड को नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीडिंग वैरायटी, वोकैब सबसे ज्यादा वोकैबुलरी आता है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इस वजह से आप वोकैब पर ज्यादातर ध्यान दें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस एग्जाम्स में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वोकैबुलरी का पोर्शन जितना ज्यादा हो सके, और वो भी अननेसेसरी या अनरियलिस्टिक वोकैबुलरी नहीं, जैसे कि आप लॉ से संबंधित चीजों को देखेंगे, लिटरेचर से संबंधित चीजों को देखेंगे, या कुछ करंट अफेयर्स में जो वर्ड्स आते हैं उनको देखेंगे। अगर आप पुरानी वोकैबुलरी लेके बैठे हैं या कोई इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी लेके बैठे हैं और वो जो सामान्यता यूज की जाती है हमारे बोलचाल की भाषा में, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, ज्यादातर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे पेपर्स पर। उसमें देखेंगे कि क्या है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देता हूं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनके आंसर्स बता दें और आप उसमें टिक कर लो, ऐसा कोई मतलब नहीं। उस चीज को पहले समझ लो, ताकि आप 2-3 लेक्चर्स के बाद अपने घर पे वो चीजें आसानी से कर सको। चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा पेपर, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा, यूपीएससी ईपीएफओ 2012 मतलब 2012। अब इस वाले में मैंने देखा ये जो पेपर है, इन दोनों ही मतलब इस पेपर में 2 पैसेज दिए गए। पैसेज मतलब कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, या अनसीन पैसेज बोलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे रीडिंग वैरायटी में क्या होता है कि अगर हम उसका मतलब समझ जाते हैं तो उसके आंसर्स निकालने में हमें बहुत आसानी होती है। अब परेशानी क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषी है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, और उसको हिंदी निकालनी पड़ेगी, तभी वो समझ सकता है कि इसका मतलब क्या और इसमें पूछा क्या गया है। और जो लोग इंग्लिश से हैबिचुअल है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतनी समस्या हो सकती है अगर कोई वोकैबुलरी कभी कभार कठिन आ जाती है तो उसका मतलब, लेकिन वो अंडरस्टूड हो जाता है, वो समझ लेते हैं। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए पैसेज वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे समझा रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझिए। सॉल्व कैसे किया जाता है पैसेज मैं ये बताने वाला हूं। हालांकि आप पैसेज तो घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपका तरीका क्या है, सिर्फ आप तरीका समझो। जैसे कि देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 1 to 4 आइटम्स आर बेस्ड इन द पैसेज गिवन बिलो। अब ये जो पैसेज है, इस पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कई बार क्या करते हैं 2 तरीके के एस्पिरेंट्स या ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही पैसेज दिखता है वो पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसेज को अगर जब आप मान लो पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पैसेज पढ़ना आपने स्टार्ट किया, आप पैसेज पढ़ते पढ़ते आपने मान लीजिए 2 मिनट या 3 मिनट या जो भी सरसरी ओवरव्यू में आपने देखा, आप उसमें क्या करेंगे, फिर आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते समय समझ में नहीं आया तो फिर वापस पैसेज पे जा रहे हैं और पैसेज पे फिर से ढूंढ रहे हैं, फिर वापस 4th नंबर पे आएंगे, उसके बाद फिर से वापस पैसेज में जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इस वजह से आपको पैसेज ना पढ़ के पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, अब मान लीजिए ऐसा अगर आपसे कहा कि आप एक रूम में बैठे हैं और मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा यहाँ इस रूम में कुछ खो गया है, ढूंढिए, तो कहने का मतलब आप भी बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई,
मतलब आप हमको ये बता दें कि क्या खोया है तो हम उस पर कंसंट्रेट कर सकें। तो आप सोचो कि अगर आपसे मैं ये बोल दूं कुछ मुझे मेरा खो गया है, आप ढूंढ के दीजिए, तो आपको अननेसेसरी चीजें मिलेंगी। कहीं पेन पड़ा होगा, कहीं कीज पड़ी होंगी, कहीं अननेसेसरी और भी चीजें पड़ी होंगी। आप किसको किसको इलिमिनेट करोगे? अगर मैं ये बता दूं कि भाई मेरी कीज यहाँ पर खो गई है गाड़ी की, आप ढूंढ के दीजिए, तब आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ कीज पर होगा। और कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ अननेसेसरी चीजें पड़ी हैं या जो भी बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी ऐसे तो उनको आप इग्नोर करते जाएंगे। मतलब यही हुआ इसका। इसको पैसेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान दें, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है। अब हमेशा ऐसा देखिए, बताने में हमें टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूं, फिर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, देखिए पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तब हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हमें ढूंढना क्या है, और वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से उसको निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द थीम एंड द आइडिया ऑफ द पैसेज। तो अपने दिमाग में थोड़ा सा ये याद रखो कि जब हमें एक बार क्वेश्चन का पता चल जाता है तब हम उसको आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू या व्हाट इज द थीम एंड द आइडिया ऑफ द पैसेज। जनरली ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उसका आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल जब ही निकलेगा जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तब, लेकिन दिमाग में याद रखो कि टाइटल हमें बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, द ओल्डर जनरेशन इज सस्पिशियस अबाउट द यंगर जनरेशन। जो ओल्डर जनरेशन है, जो लोग बड़े हैं, वो छोटे वाली जनरेशन से ना सस्पिशियस है अबाउट किसके, एज द यंगेस्ट, या जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर किस चीज की कमी है, या वो क्या नहीं समझ पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। ऑप्शंस में जैसे दिया भी है नॉलेज, एक्सपीरियंस, पैसेंस और टाइम, तो ये सब देखना होगा। उसके बाद में तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको पता ही चलने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अगर पैसेज ना भी पढ़े तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा जो दिया गया है, द ऑथर सीम्स टू बी सपोर्टिव ऑफ द आइडिया। जो ऑथर है जिसने ये पैसेज लिखा है वो किस आइडिया को सपोर्ट करता है, इन चार ऑप्शंस में पता चलेगा। जब पता चलेगा जब हम पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ऑथर का आइडिया ढूंढना है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर में दिया, एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन। ये इस वाले मतलब का व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का मतलब क्या, उसका टोन क्या है, उसका जो प्रेजेंस क्या है, कि ये किस लिए कहा गया। अब एक बार फिर से समझ लो, देखिए बताने में टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम लगाना नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये क्या टोन है, ये ध्यान रखो। अब ये जो सपोर्टिव आइडिया क्या है ऑथर का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ओल्डर जनरेशन जो है वो यंगर जनरेशन को लेकर सस्पिशियस होती है और उनके अंदर किस चीज की कमी है ये ढूंढना है। और इसका टाइटल या थीम या कह सकते हैं आइडिया ऑफ द पैसेज ढूंढना है। तो अब दिमाग में थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, कि इस चीजों को हमें ढूंढना है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, अब सिर्फ इतना ही पैसेज है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई भी व्यक्ति, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं या पढ़ते पढ़ते आपको इतना ज्यादा ज्ञान हो जाता है कि अगर सामान्य साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, आप जानते ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना ज्यादा गहन अध्ययन करने के बाद भी अगर इस चीज को ना समझ पाए तो दिक्कत है। लेकिन ये समझदारी वाली चीज है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है तो सिर्फ और सिर्फ उन कम्युनिकेशन को, इन इमोशंस को समझ नहीं पाता बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस या ऑफ लैंग्वेज, बस इतना ही है। लेकिन इसको आता सब कुछ है, इस वजह से इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, इट हैज बीन राइटली सेड दैट। ये बिल्कुल सही कहा गया है, वी स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर लाइफ्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ओल्डर जनरेशन। हम आधी जिंदगी जो है अपनी बूढ़े लोगों को या जो ओल्डर जनरेशन है उनको जानने में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले छोटे होते हैं तो बड़े लोगों को नहीं समझ पाते। उसके बाद में एंड द लिखा है, सेकेंड हाफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यंगर जनरेशन। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे लोगों को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि अगर देखिए जनरेशन गैप हो जाता है। अब 10 साल बाद कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो यकीन मानो उसके खेलने के स्टाइल में, गेम्स में परिवर्तन, उनके एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है। तो कई बार उनके मेंटेलिटी को हम अपने मेंटेलिटी से मैच नहीं कर पाते और फिर हमें ऐसा लगता है यार ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ वही सब पैसेज में है। उसके बाद में लिखा गया है, यूथ लिखा गया, यूथ हैज ऑलवेज फेल्ट समवॉट एक्सैस्परेटेड विद एज। अब देखिए वो हमेशा उत्साहित रहते हैं अपनी एज को लेके। एंड लिखा गया है, एज हैज ऑलवेज बीन सस्पिशियस ऑफ यूथ। और यूथ की जो एज है वो हमेशा सस्पिशियस, मतलब क्या है कि
कोई भी व्यक्ति है ना, और वो क्योंकि सस्पिशियस उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, अब देखो खुल के आ रही सामने चीजें, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से तो सस्पिशियस रहता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो ऐसे क्या, क्योंकि वो बड़े की बात मानता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि ये मेरी बात नहीं समझते, बड़े लोग ये समझते हैं कि ये छोटे वाले मुझे नहीं समझ पाते, इस वजह से। उसके बाद में लिखा गया विद देयर नेचुरल एबिलियंस, अब उनका नेचुरल एबिलियंस जो उनकी ताकत है, शक्ति है, और वो क्या है, इम्पेशेंस। देखिए इम्पेशेंस मतलब असंयम। जनरली जो व्यक्ति यंगर होता है वो असंयमी होता है। असंयमी का मतलब आप जानते हैं जिसमें संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर यंगर जनरेशन पेशेंस रखती है तो बहुत कुछ कर सके, ऐसा नहीं होता है। हालांकि a majority of young people are लिखा keen to act and learn on their own rather than be guided by the experience of their elders। और नए लोग जो है वो हमेशा अपने हिसाब से लोगों चीजों को सीखना चाहते हैं, लिखा भी है keen to act and learn on their own rather than be guided by the experience of their elders। वो जो एल्डर्स हैं, उनके जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी अपेक्षा वो अपने से सीखना चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो बात मानना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है नए जनरेशन में, अगर सोचो कि आप मोबाइल फोन्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कोई बूढ़ा व्यक्ति आके ये बोले कि आपको मोबाइल सीखना है तो मुझसे सीखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसी फालतू बात कर रहे हो, आपने कभी मोबाइल देखा भी था अपने लाइफ में? कहने का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बदल जाती, तो हमको ऐसा लगा करता है, या जो यंगर लोग हैं कि नहीं आई एम द बेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ सोचते हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं। उसके बाद में द ओल्डर पीपल बीइंग लिखा, द ओल्डर पीपल बीइंग मोर एट होम्स, अब वो ज्यादातर घर पे रहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर उनका वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, घर पे रहते हैं, विद वर्ड्स रादर देन विद एक्शंस। अब कहने का मतलब क्या, वो शब्दों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको गाइड ज्यादा करेंगे, हर बात में बताएंगे, हर बात में आपको समझाएंगे। तो कई बार यंगर जनरेशन को ऐसी बुरा लगता है कि हर बात में टोकते क्यों है, ऐसा कुछ। उसके बाद में ऑफन मेक नॉइजेस, चिल्लाते भी हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, यूथ की प्रॉब्लम्स क्या है ये समझते नहीं है। बहुत सारी चीजें आप सबके साथ ऐसा हो चुका होगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इन एवरी जनरेशन, हर एक जनरेशन में ओल्ड मैन आर फाउंड शेकिंग देयर हाउरी हेड्स। ये बहुत अच्छा शब्द है। हाउरी हेड्स का मतलब है जैसे कि सफेद बाल हो गए, मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुई, मतलब ये है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, इस तरह का कुछ। एंड वैक्सिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड, अब वैक्सिंग मतलब जो इंक्रीमेंट, उनकी उम्र में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद अबाउट द गुड ओल्ड डेज, और हमेशा अच्छे पुराने दिनों की बात बोलते थे कि तब कितना अच्छा हुआ करता था, लोग रिस्पेक्ट करते थे, जो बच्चे थे वो बूढ़ों के पैर छूते थे, उनकी या आज्ञा मानते थे। ऐसे ही हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा। व्हेन यंग पीपल न्यू बेटर, तब लोग अच्छा जानते थे। एंड सो ड्यू रेफरेंस टू एज एंड ट्रेडिशन, रेफरेंस मतलब आदर सम्मान करते थे किसके प्रति, जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसके प्रति। ऐसा इन ऑल एजेस व्हेनेवर दे हैव पॉन्डर्ड ओवर, जब भी पॉन्डर ओवर का मतलब होता है विचार करना, और व्हेनेवर दे हैव पॉन्डर ओवर क्या, द वेज ऑफ यूथ, जब भी वो यूथ के तरीकों पर ये विचार करते हैं, दे हैव फोरसीन, फोरसीन का मतलब है भविष्यवाणी करना, या उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में क्या होगा। नथिंग बट रिवलेशन, रिवलेशन मतलब ये रिव्यूम का नाउन है, रिवलेशन मतलब बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेयरिंग द होल वर्ल्ड इन इट्स फेस एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है चलो ठीक है करते हैं तो करने दो, दुनिया चल रही है, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ। तो उसके बाद में अब यहां पर पहुंचते हैं। एवरी जनरेशन पासेस फ्रॉम द स्पॉन्टेनिटी लिखा गया एंड एक्सुबरेंस लिखा गया ऑफ यूथ टू कॉशन एंड प्रूडेंस। अब प्रूडेंस, अब यहां पर कुछ अच्छे शब्द हैं, तो देखिए स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वेच्छा से, एक्सुबरेंस जो अपना उनका जो उल्लास है, जो उनकी पैशन है, और कॉशन टू प्रूडेंस मतलब उनका नॉलेज है ऑफ ओल्ड एज। एंड उसके बाद में लिखा देन येट्स विल प्लेस टू द नेक्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि सारी चीजें हमारे साथ चलती रहती हैं, लेकिन अब ये जो चल रहा है, जाहिर सी बात है नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप कितना भी एक्सपीरियंस रखते हो, लेकिन आप यंगर जनरेशन को समझा नहीं सकते। और यंगर जनरेशन वही बात हो गई कि आप जो यंगर है वो बूढ़े व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो नए बच्चे को नहीं समझ पा रहा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एज के हिसाब से, समय के हिसाब से चीजों में बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से, इस वजह से। तो आप देखिए, अब आपको पता चल गया कितना सिंपल है और हमें ढूंढना क्या था। अब आप आसान तरीके से कर सकते। देखिए क्वेश्चन किसने लिखे हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू। अब देखिए कभी क्वेश्चन पढ़ना हो तो ध्यान रखना कैसे पढ़ा जाता है। यहां पर देखिए व्हाट लगा है, कॉमा लगाया गया, कॉमा और ये कॉमा, ये दो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस होता है वो आपका फिलर होता है, ध्यान दीजिएगा।
यह है आपका फिलर या इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट का सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, इसलिए आप सीधा ऐसे पढ़ा करो, व्हाट इज द थीम एंड आइडिया ऑफ द पैसेज अकॉर्डिंग टू यू। ये ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अनुसार है। दो कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा चीजें देता है। देखो हम आपको बताते हैं, अब तक ये पैसेज में कर देता पूरा या आप भी कर लेते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मेरे पास व्यूज हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसका आंसर बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं थीम और आइडिया क्या है इस पैसेज का। ये जनरेशन गैप मैंने कई बार बोला है, या आप भी पढ़ेंगे तो भी यही पता चलेगा। उसने बोला ही था कि बूढ़े लोग और नए लोगों के बीच का जो अंतर है, उसी की वजह से हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते पूरी लाइफ। तो ये आंसर आपका हो गया जनरेशन गैप। अब उसके बाद में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया उसमें हम लोग देखेंगे, मतलब दिया गया था ओल्डर जनरेशन इज सस्पिशियस अबाउट द यंगर जनरेशन एज द यंगर्स लैक ऑफ। अब लैक ऑफ क्या मतलब है, क्या उसके पास नहीं, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पैसेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कही, कहने का मतलब है बूढ़े लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि बूढ़े लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस है, इन लोगों को अभी पता कुछ है नहीं, मेरी बात मानते भी नहीं है, इसके मतलब में। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर सीम्स टू बी सपोर्टिव ऑफ द आइडिया। कौन से आइडिया को ऑथर सपोर्ट करता है, इसमें ये देखना है आपको। देखिए पहला जो सेंटेंस दिया गया था, पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन आर मेन ऑफ वर्ड्स रेदर देन एक्शन। देखिए ये तो सिर्फ उसने कहा है, सपोर्ट करने की बात कर रहा है। उसके बाद में द यंगर जनरेशन इज इम्पैशेंट, ये भी कहा है, वो एक्जुबरेंस है, एबुलियंस है और इम्पैशेंस है। उसके बाद में द यंगर जनरेशन टुडे इज मच मिसअंडरस्टूड एंड मोर मैलिन देन इट डिजर्व्स। यहां पर कहने का मतलब है और नन ऑफ द अबव। देखिए दोनों बातें ठीक है। ऊपर वाली अगर देखोगे कि जो बूढ़े लोग हैं वो हमेशा घर पे रहते हैं और काम करने से ज्यादा बोलते बहुत ज्यादा है, यंगर जनरेशन इम्पैशेंट है, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा आंसर है वो इन दोनों को मिक्स कर रहा है। द यंगर जनरेशन टुडे इज मच मिसअंडरस्टूड है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि वो वही तो बात है, समझ नहीं पा रहे हैं बूढ़े लोगों को जवान लोगों के से, जवान लोग बूढ़े लोगों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड मोर मलाइन देन इट डिजर्व्स। और जितने वो बुरे या जितना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जितने वो नीचे हैं, जितना उनको समाज से सीखना चाहिए, वो एक्चुअली सीखना नहीं चाहते। ऐसा आजकल ऐसा हो भी गया कि लोग बच्चे सीखना भी नहीं चाहते, और ना ही बड़े लोग उनको ऐसा बताते हैं, या बताते भी वो जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। मोबाइल फोन्स, टेलीविजन या सम अदर कुछ गेम्स नए आ गए, तो या कई बार ऐसी वल्गैरिटी आ गई हमारे समाज में जिससे हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो आंसर सबसे अच्छा यही होगा आपका तीसरा वाला। हालांकि पहला और दूसरा आप कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को तीसरे में पाएंगे, इस वजह से सबसे अच्छा आंसर आपका थर्ड वाला होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है फोर्थ, ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका इस पैसेज का, एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन, फिर भी दुनिया चल रही है, जो है सो चल रहा है, इसका मतलब चलने दो। तो यहाँ पर व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इज स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पर सीधी सी बात है, पेसिमिस्टिक नहीं है, साइनिकल नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि ये सारी चीजें चलते हुए भी दुनिया अभी भी चल रही है। जैसे देख आप कितने दिनों से जमाना चला आ रहा है, ऐसा हमेशा लोगों को लगता है कि बच्चों कुछ नहीं जानते, बच्चों को लगता है बूढ़े कुछ नहीं जानते, ये तो बूढ़े हैं, हम लोग सभी कुछ जानते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इसलिए आंसर इसका होगा बिल्कुल आसान है, फिर भी ऑथर जो है वो आपका ऑप्टिमिस्टिक है। समझ पा रहे हैं ना, ये है ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि उसका जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक है, फिर भी चीजें चल रही हैं या होना भी चाहिए। अब हमारा देखिए दूसरा पैसेज आया। अब दूसरा पैसेज है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो पैसेज है वो किसी पर भी हो, इससे मतलब नहीं है। जब एक बार आप पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से हमको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आता है और हमें ढूंढने में आसानी होती है। अब इसका जो पहला मतलब जो भी है नंबर के हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी। और देखो आप पढ़ोगे भी नहीं तब भी आपको पता चल जाएगा इसके लगभग आंसर्स क्या होंगे। तो द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी इज देयर बिकॉज देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स। क्या कहा गया, ऑथर ये फील करता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी है, घूस देने की जो प्रथा है, इज देयर बिकॉज दे आर विलिंग ब्राइब गिवर्स, ये जो घूस देते हैं ये उनकी वजह से ज्यादा है, ऐसा मानना है किसका, ऑथर का। क्यों है ये सही, मतलब सही है, गलत है, पार्शली सही है या नन ऑफ द अबव। देखिए कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बिना पैसेज पढ़े इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस वजह से नेक्स्ट देखिए आप, अब हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को पढ़ने का क्या तरीका है।
ये देखिए कॉमा लगा गया है और ये सेंटेंस में ये कॉमा लगाया गया। आप सीधा हु से लेके यहां पढ़ो, हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि इसी पहले वाले सेंटेंस में द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी देयर इज आर विलिंग टू ब्राइब गिवर्स, उसके हिसाब से अगर ये सही है तो इसका आंसर वही होगा जो ये इसका आंसर होगा, अगर ये गलत है तो फिर दूसरी उसका अपोजिट आंसर हो जाएगा, तो अलग बात है, खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखेंगे 7 नंबर में वही, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, दो कॉमा के बीच में जो भी चीजें दी जाती है उसको छोड़ दिया करो। फिर यहां देखो हु शुड बी पनिश्ड, किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, हु शुड बी पनिश्ड है, किसको पनिशमेंट मिलता है या जो भी है पनिशमेंट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग। ये बीच वाली जो चीज दी जाती है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी वही देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, फिलर्स को छोड़ के पढ़ा करो। हु इज मोर करप्टेड, सबसे ज्यादा करप्टेड कौन है, किसके अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर के बाद में हमारा 9 इसमें नहीं है, फिर ये शायद इस वाले पैसेज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं 8 तक दिया गया है। तो अब देखिए आपने देखा कि अब आप पढ़ सकते हैं, और वैसे भी ये इतना कॉमन मतलब सब्जेक्ट है जिसपे हर एक आदमी बात कर सकता है घंटों, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको अच्छा सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, बस आप जानते हैं, वैसे भी आपने पढ़ लिया। यहां से देखिए हु डिजर्व्स मोर सीवियर पनिशमेंट, किसको पनिशमेंट ज्यादा मिलना चाहिए या किसको पनिश करना चाहिए। वन हु गिव्स ब्राइब, जो घूस देता है, अथवा द वन हु टेक्स देम, जो घूस लेता है, किसको। क्वेश्चन है द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब घूस, इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज समवन हु इज रेडी टू पे मनी फॉर इलीगल एक्शन और डिसीजन इज हिज फेवर। मतलब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ कि जो अपने फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसाइड करवाना चाहते हैं वही लोग घूस देते हैं। कई बार देखा होगा क्रिमिनल्स या जो किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, वो पैसा दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को और उनका काम बन जाता है। इसका मतलब यही हुआ जो पैसा देता है वो, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में अदरवाइज हाउ कैन वन डिमांड अ ब्राइब, नहीं तो फिर कैसे कोई डिमांड, मांगने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाँ ठीक है कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देने वाले होते हैं जो कि अपना काम समय से पहले, और उनको लाइन में नहीं लगना है, उनको परेशान नहीं होना है, थोड़ी बहुत परेशानी भी नहीं उठानी है, वो घर बैठे ही उनका काम हो जा रहा है, तो वो खुद ही इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनका काम हो जाना चाहिए आराम से, फिर भी लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है। द ब्राइब गिवर टेम्प्ट्स अदर टू बी करप्ट। अब देखिए जो ब्राइब गिवर है आपका, वो टेम्प्ट मतलब लालच में आ जाता है, टेम्पटेशन जो होता है ना, लालच, अदर्स टू बी करप्ट एंड दस डिमोरलाइज अवर नेशनल कैरेक्टर। जो घूस देता है वो लालच देता है दूसरों को कि आप करप्ट हो, और हमारे जो नेशन के कैरेक्टर्स को क्या करता है, डिमोरलाइज कर देता है। जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप दूसरे कंट्री में, तो आपको सबसे पहले उसकी रेटिंग्स, आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि ये देश कैसा है, यहाँ पर लोग करप्ट कितने ज्यादा हैं। हाँ वो तो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि आप करप्शन ज्यादा है तो भी आपको फायदा हो सकता है किसी भी तरह, क्योंकि आप भी ऐसा होंगे या ऐसा कर सकते हैं, वो अलग बात है, डिपेंड करता है। उसके बाद में देखो कहा गया इवन जीसस क्राइस्ट फियरिंग द पावर ऑफ टेम्पटेशन, क्राइस्ट भगवान भी है ना, उनको भी ऐसा लगता था कि जो डर था या टेम्पटेशन का जो पावर है, उन्होंने क्या कहा, ऐसा बाइबल में लिखा होगा शायद, लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन, मुझे लालच मत दीजिए। उसके बाद में क्या लिखा है, अ ब्राइब गिवर इज जनरली मनीड, जो ब्राइब देता है उसके पास, जाहिर सी बात है जो देगा उसके पास तो पैसा होगा ही, एंड इन्फ्लुएंशियल, while on the other hand one who demands bribe, जो डिमांड करता है, does so because of, वो भी his poor circumstances and compulsions, कंपल्सरी या कहने का मतलब कुछ ऐसे पुअर सर्कमस्टांसेस हो जाते होंगे, परिस्थितियों में मांगता होगा। Hence one who gives bribe should be awarded more severe punishment, ये है जो देता है उसको ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज he exploit the weakness of the poor, वो पुअर की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है। इस वजह से गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब हैपेंस इन अ मोर विशियस सर्किल, विशियस सर्किल आप जानते हैं कि एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर आना मुश्किल है, किसी भी देश को या किसी भी सिस्टम को बहुत टाइम लगेगा इससे बाहर आने में, तो मतलब जब फंस जाते हैं उसमें उससे फिर निकल नहीं पाते, विशियस सर्किल उसको बोलते हैं। और विच कैन कंटिन्यू ओनली बिकॉज ऑफ मनी, नेचुरली देयरफॉर
इट इज द अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब अमीर लोग, दैट ग्रीज हिज व्हील्स। ग्रीज हिज व्हील्स का मतलब होता है, जैसे एक इडियम्स आप जानते हैं, ग्रीज द पाम, पाम मतलब हथेली गर्म करना। यहाँ पर उस व्हील को, व्हील की बात इसी वजह से की गई थी, वैसे सर्किल की बात करी गई तो सर्किल में व्हील होता है, चाहे पाम लिखा हो चाहे व्हील लिखा हो, मतलब घूस देना। ऑफ करप्शन एंड शुड accordingly we dealt with family and suitably punished to put a stop to this nefarious practice, मतलब घृणित कार्य के लिए। समझ पाए, nefarious का मतलब होता है बहुत बुरे कर्म, मतलब जैसे कि ब्राइवरी। nefarious अच्छे शब्द हैं, कई बार ऐसा होता है कि इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं इसी से। अब देखिए वापस आइए आप, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, इजी है ये पैसेज आपका। लिखा गया द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइवरी इज देयर बिकॉज़ देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स। ये बिल्कुल सही है। जब ब्राइब गिवर्स ये सोचता है कि मेरा काम आसान तरीके से हो जाए और उसके पक्ष में हो, वो घूस देने को तैयार होता है, ना कि लेने वाला, तो इसलिए ये आंसर सही है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर वही होगा जो इसका है। 6 का आंसर क्या होगा? हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर रिस्पांसिबल अमंग द फॉलोइंग। कौन रिस्पांसिबल है? जो ब्राइब देता है, जो घूस देता है, वो रिस्पांसिबल है। तो ब्राइब टेकर गिवर, तो आंसर होगा आपका दूसरा वाला। देख रहे हैं, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। हालांकि पैसेज भी सिंपल है पहले वाले की अपेक्षा। पहला वाला थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल था। 7th नंबर क्वेश्चन में दिया हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी पनिश्ड, तो यहाँ पर शुड बी लिखा गया। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन द पुलिस हु अलाउ दिस प्रैक्टिस, नो, पुलिस कभी अलाउ नहीं करती, वो अलग बात है। द ब्राइब गिवर द पर्सन हु डिमांड्स ब्राइब, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, दूसरा वाला होगा Who should be punished? पनिश उसी को करना चाहिए जो लिखा है। सब पैसेज में आप दोबारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में दिया गया है Who according to is more corrupted? कौन सबसे ज्यादा करप्टेड है? Our system, no, सिस्टम को नहीं कह सकते क्योंकि लोग कहते हैं the person who demands bribe, नहीं, इसके लिए नहीं। The affluent who exploit the weakness of the poor, the supporters of bribe who is left with little, no। आंसर आपका तीसरा होगा द अफ्लुएंट हु एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द पुअर। उसी की बात कही गई, एक ऐसा अमीर व्यक्ति जो गरीब को शोषित करता है या शोषण करता है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो पैसेज के बाहर से हैं। 9th है, 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिए वन वर्ड्स वगैरह इस तरह का कुछ आता है। A judgment made before all the facts are known must be called, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स, एक ऐसा जजमेंट मतलब एक ऐसा न्याय जो बिना फैक्ट के, फैक्ट ना होने के बावजूद भी पहले दे दिया जाए, वो क्या होगा? डेलिबरेट नहीं, सेंसिबल, प्रीमैच्योर होगा। बिल्कुल सिंपल है, आंसर बिल्कुल इजी है। प्रीमैच्योर का मतलब पूरी तरीके से केस मैच्योर नहीं था, कोई फैक्ट पूरे हुए भी नहीं, फिर भी डिसीजन दे दिया किसी ने, तो प्रीमैच्योर केस हो गया, उसका डिसीजन प्रीमैच्योर है। ये आपका एनालॉजी है। एक तरह का सिनोनिम या एंटोनिम्स क्या होगा पता नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज इन। अब देखिए यहां पर तो इलिशिप दिया गया और ये कैप्चर दिया गया है। अब इसके साथ जो रिलेशन होगा इसका, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर किया जा सकता है। इलिशिप का मतलब क्या है और कैप्चर, कैप्चर का मतलब किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को बांध लेना, कैद कर लेना, उसको ढील ना देना। और इलिशिप का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता, जैसे कि मेवरिक, तो उसको अपने विचारों में बांध नहीं सकते, तो ये इसका मतलब अपोजिट है। जब अपोजिट है तो अपोजिट का मतलब जो पहले वाले शब्द का दूसरा शब्द अपोजिट है, तो ऐसे ही पेयर आपको ढूंढने होंगे जो रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल रिलेशनशिप एनालॉजी रीजनिंग वगैरह में, इंग्लिश में या और अदर जैसे बिल्कुल आसान से देखिए। अगर मान लीजिए इस तरह का दिया गया है डॉग और यहां पर हम दे देते हैं पपी, तो अब अगर आपसे पूछा जाए आप रिलेशनशिप निकालेंगे कि डॉग का जो यंग वंस होता है वो पपी होता है, तो अगर हम यहां पर बोले कि फिर कैट का क्या होगा, है ना, तो आप जानते हैं कैट का, आप पूछेगा क्या, जैसा कि रिलेशन इसके साथ है उसका ये रिलेशन इसके साथ, तो ऐसा कोई पेयर ढूंढिए जिसमें एक दूसरे के अपोजिट हो। सेंसिबल डिसाइड दिया गया, ये अपोजिट नहीं है। इलास्टिक स्ट्रेच दिया गया, ये दोनों ही का मतलब होता है खिंचाव, ये भी नहीं होगा। परसुएसिव और कन्विंस, ये भी नहीं होगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इलिमिनेट करिए आंसर को। परसुएसिव और कन्विंस का मतलब होना, दोनों का मतलब है फुसलाना या बहलाना, सिनोनिम्स है। इलास्टिक स्ट्रेच मतलब फैलना या बात बराबर है। और सेंसिबल डिसीजन, जो सेंसिबल है वो डिसीजन ले सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है हेड स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड। हेड स्ट्रॉन्ग वो होता है कि अगर वो ठान दे कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो फिर वो किसी से रुकता नहीं है। और ये कंट्रोल का मतलब जिस पे अधिकार किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस से में क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन, और आपका आंसर भी सबसे अच्छा निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर में दिया गया चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट अपोजिट है। अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई विश आई कुड परस्यू। अंडरलाइन ये है परस्यू माई स्टडीज। तो परस्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना। परस्यू मतलब जैसे कि परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ। तो इसका अपोजिट तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। देखिए डिसकंटिन्यू है, अबेंडन और रिस्ट्रेन है, डेटर। देखिए अबेंडन माने त्यागना होता है, जिसका मतलब होता है गिव अप, मतलब छोड़ना या त्याग देना। रिस्ट्रेन भी वही है, डिसकंटिन्यू नहीं। तो आंसर हमारा किसका देना है? परस्यू। परस्यू का मतलब किसी भी चीज को हमेशा परस्यू करना, कैरी करना, उसको लगातार काम करना, कंटिन्यू। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, डिसकंटिन्यू करना। डिसकंटिन्यू का मतलब रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। जबकि अबेंडन का मतलब गिव अप होता है, जो कि नहीं होगा। रिस्ट्रेन भी, लेटर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द। ये सर्किटियस का मीनिंग बताना है आपको। मीनिंग मतलब सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स बताना है। सर्किटस का मतलब क्या होता है? जैसे सर्किट तो जानते होंगे, सर्किट जैसे कि होता है वो कैसा होता है? घुमावदार, गोल गोल। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इनडायरेक्ट, कंफ्यूजिंग, क्रूड और साइनिक। तो यहां पर देखते हैं इनडायरेक्ट का मतलब जैसे कि जो डायरेक्ट नहीं है। और कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग भी वही है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे। उसके बाद में कंफ्यूजिंग हो गया, क्रूड हो गया, साइनिक हो गया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्किट का मतलब, जैसे सर्किट कई तरह का होता है। जैसे कि किसी भी चीज को हम लोग घुमा देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट तो नहीं रहा। कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूड का मतलब होता है कि जो विचलित कर दे, जो आपको किसी भी चीज में फंसा दे, भंवर में फंसा दे। और साइक्लिक जैसे दिया गया है, ये भी नहीं होगा। साइकिल तो एक चक्र होता है, बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका तीसरा ही आंसर होगा क्रूड। आप भी चेक कर सकते हैं एक बार। ऐसा है नहीं, आंसर इसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा जो पेपर था, उस पेपर में देखिए 12 नंबर में ये एक सिनोनिम पूछा गया, 11 नंबर में एक एंटोनिम पूछा गया, और उसके बाद में ये समझ लो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स एक ही बात है क्योंकि एनालॉगी के थ्रू पूछा गया। और उसके बाद में 9 नंबर में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में दो पैसेज हैं जो 4-4 क्वेश्चन उसमें पूछे गए। तो दो पैसेज में जो थे उनकी बात, एक वन वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम्स ही हैं। तो दोस्तों ये हमारा 2012 का लास्ट ईयर का पेपर था, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो भी 2017 का मेरे पास भी है पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा उसमें 20 क्वेश्चन थे, इसमें 12 क्वेश्चन थे। 2016 में देखा था 10 क्वेश्चन थे। ऐसे कभी कभार फ्लक्चुएशन करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसे जरूरी नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो आपने 2 पेपर किए और भी आपने करते होंगे पेपर, आप तो देख रहे हैं ज्यादातर वोकैबुलरी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, और पैसेज पढ़ने में वोकैबुलरी आ रही है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यही सब चल रहा है। ग्रामर जो है ना के बराबर आती है, बेसिकली आता है फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि आप कर लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और थोड़ी सी भी। लेकिन कई बार ऐसा सोचते हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है या इसको इग्नोर कर दें लैंग्वेज को, तो दोस्तों ये आप नहीं कर सकते। आप जानते हैं इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग बैठे हैं इस चीज के लिए, नौकरी के लिए, और वो एक भी नंबर छोड़ने वाले नहीं है या किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने वाले नहीं है। तो आप भी ऐसा गलती मत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और खुश रहिए, और उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जय हिंद।